द्वितीय वर्ष कला भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और उस प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत हम एक नया अध्याय आज प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसका जो शीर्षक है वह है मानव भूगोल का विकास और उसके इतिहास, यानी मानव भूगोल के विकास का इतिहास। एक तरह से विभिन्न विद्वानों द्वारा मानव भूगोल के प्रारंभ से लेकर अब तक किए जाने वाले कार्य, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य विचार आज इस अध्याय में हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। प्रारंभिक जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एक तरह से ऐतिहासिक तथ्य हैं, कब से मानव भूगोल का उद्गम हुआ, किन किन लोगों ने क्या क्या उसमें काम किया, यह पृष्ठभूमि हमें जानना आवश्यक है। हमारे पाठ्यक्रम में भी यह निर्धारित एक विषय है, परीक्षा में भी, परीक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण विभाग है। मानव भूगोल का विकास मनुष्य के द्वारा सक्रिय रूप से वातावरण पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। हिमयुग के दौरान ही मानव संस्कृति का विकास एशिया के अनेक क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। लगभग 4000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व मिस्र के लोगों ने भी कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में विकास प्रारंभ किया। इसी प्रकार से प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी। साधारण रूप से सर्वप्रथम मनुष्य पर वातावरणीय प्रभावों को ईसा मसीह के कुछ शताब्दी पूर्व से समझा जाने लगा। सभ्यता के प्रारंभिक चरण में मिस्र, भारत, चीन और यूनान में प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को लोग मानने लगे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल और वर्षा को विभिन्न सभ्यताओं में देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक इसी तरह से नक्षत्र, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी और वायुमंडल और यहाँ धरातल पर उपलब्ध वनस्पति को भी देव स्वरूप मानकर उनका व्यवस्थित विवरण वेदों और पुराणों में हमें उपलब्ध मिलता है। यूनान में भी, यूनानी सभ्यता के दौरान भी विभिन्न दार्शनिकों द्वारा किए गए ऐसे वर्णन उपलब्ध हैं। रोमन लोगों ने भी विश्व अध्ययन में और प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों के अध्ययन में रुचि प्रकट की। थेल्स महोदय ने, जो कि 640 वर्ष पूर्व ईसा से हुए और 546 वर्ष पूर्व में उनका निधन हुआ, ऐसे थेल्स महोदय ने एशिया माइनर का भौगोलिक अध्ययन किया। यह उत्तरी आयोनिया में मिएंडर नदी के मुहाने पर स्थित मिलेटस नगर के निवासी थे। अपनी यात्राओं में इन्होंने कई अन्वेषण किए। अनेक्सिमेंडर भी थेल्स का शिष्य था और उसने ब्रह्मांड विज्ञान का अच्छा उन्हें ज्ञान था। ये जलवायु, वनस्पति और मानव समाज का उन्होंने वर्णन किया। इसी तरह से हिकेटियस ने भी तांबे पर संसार का पहला मानचित्र हम सब लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। उन्होंने अपनी पुस्तक जेस पेरिडियोस में विश्व के उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान के बारे में व्यवस्थित रूप से विवरण प्रस्तुत किए। हिकेटियस को भी भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अरिस्टोटल यानी अरस्तु, उसका शिष्य थियोप्रेस्टस, हेरोडोटस और स्ट्रेबो ने भी प्रामाणिक भौगोलिक ज्ञान का संग्रह किया था। मध्यकाल में भूगोल का सर्वाधिक विवरण और विकास अरब भूगोलवेताओं द्वारा किया गया। उसके बाद 9वीं शताब्दी में अरब विद्वानों ने टॉलमी की रचनाओं का अनुवाद किया। अल्मा मगेस्ती के नाम से और अल इद्रिसी लोगों ने, जो अरेबियन जोग्राफर्स थे, उन्होंने उस पर काम किया। अल इद्रिसी ने 70 पृष्ठों पर एक विश्व एटलस बनाई और प्रस्तुत किया। उसके बाद आता है खोज काल, यानी 15वीं और 16वीं शताब्दी, जब कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन जैसे लोग विश्व भ्रमण पर निकले और समुद्री मार्गों के माध्यम से नए नए क्षेत्रों में, यानी एशिया की मुख्य भूमि और यूरोप की मुख्य भूमि के अलावा अन्य स्थानों की खोज प्रारंभ की। हालांकि वहाँ पर जहाँ वो पहुँचे वहाँ मानव विकास और सभ्यता का क्रम था, परंतु चूंकि भौगोलिक दृष्टि से
उन लोगों ने पहुंचकर उसके बारे में जानकारी दी, इसलिए इसे एक नवीन खोज माना जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो कोलंबस से पूर्व अमेरिका उपलब्ध नहीं थी या इस धरातल पर नहीं थी। हाँ थी, वहाँ रेड इंडियंस लोग रहते थे, वहाँ एक माया सभ्यता थी, उन सब लोगों का अस्तित्व था, परंतु वे हमारी जो मुख्य भूमि है एशिया महाद्वीप की, उन लोगों से उनका जुड़ाव या उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं थी। ठीक इसी तरह से हम कहीं भी पढ़ते हैं वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया। भारत अवस्थित था, भारत से मसाले, गरम मसाले और अन्य व्यापार यूरोपीय देशों को जाता था, यूरोपीय सभ्यताओं को जाता था, परंतु वास्को डी गामा ने यह प्रयास किया कि स्थल मार्ग से न जाकर जल मार्ग का भी कोई मार्ग हो सकता है, और उसने अपने 2 और 3 बार के प्रयास में भारत के लिए जल मार्ग खोजा। इस प्रकार मैगलन या अन्य लोग जो विश्व भ्रमण के लिए निकले, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपके तस्मानिया, दक्षिणी अमेरिका के इलाके, उन सब के बारे में खोजें और जानकारी प्राप्त की। तो इन यात्राओं से संबंधित भौगोलिक जानकारियों से भूगोल के विकास में एक नई दिशा प्राप्त हुई और नवीन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान क्लोरियस ने विश्व भूगोल नामक पुस्तक लिखी। वॉरेनियस ने सामान्य भूगोल नामक पुस्तक की रचना की, और वॉरेनियस ने ही जापान और जो थाईलैंड जिसे हम कहते हैं शाम देश, उसकी भौगोलिक जानकारी प्राप्त की। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल ने अपना ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफिया लिखा और उसे प्रकाशित कराया। वैज्ञानिक रूप से मानव भूगोल का उद्भव यानी व्यवस्थित तरीके से मानव भूगोल के वर्णन पूर्व के जितने हमने नाम लिए 4000-5000 वर्ष पूर्व उन भूगोलवेताओं ने किया, उन दार्शनिकों ने किया, परंतु ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से एंथ्रोपोजियोग्राफिया नया जो ग्रंथ लिखा गया, उसी से मानव भूगोल की निश्चिति हुई है यानी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद मानव भूगोल को विश्व के प्रसिद्ध स्थान दिलाने में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। 20वीं शताब्दी में ही मानव भूगोल की अन्य प्रमुख शाखाओं का भी विकास हुआ और इसका अध्ययन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के महाद्वीप के विद्यालयों और महाविद्यालयों के स्तर पर किया जाने लगा। भूगोलवेताओं ने अपने अपने कार्यों में अपने ग्रंथों की विशिष्टता के साथ इस नवीन शाखा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और मानव भूगोल का विकास विभिन्न युगों में विभिन्न विचारों को ग्रहण करता हुआ वर्तमान काल तक पहुंचा। जब मानव भूगोल का अध्ययन भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में किया जाने लगा, तो मानव भूगोल का यह नवीन युग जर्मन विद्वानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। विश्व के देशों में मानव भूगोल के योगदान के आधार पर मानव भूगोल के वर्तमान विकास, इतिहास और विचारधाराओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करते हुए हम विस्तार से इनका एक एक विचारधारा के क्षेत्रों का वर्णन प्राप्त करेंगे। तो इसमें मानव भूगोल की पहली है जर्मन विचारधारा, दूसरी है फ्रांसीसी विचारधारा, तीसरी है ब्रिटिश विचारधारा और चौथी है अमेरिकन विचारधारा। इस प्रकार मानव भूगोल के इतिहास में यानी आधुनिक मानव भूगोल के स्थापना में जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने जिस देश का निवासी था वह उस देश की विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो हम अगले जो कक्षा होगी हमारी ई क्लास, उसमें हम प्रारंभ करेंगे जर्मन विचारधारा, और यह एक सामान्य पृष्ठभूमि पिछले 4000-5000 वर्षों में भूगोल और उसमें मानव भूगोल के संबंधित कुछ विषयों पर किए गए कार्यों का आपके समक्ष उल्लेख किया। तो इस प्रकार मानव भूगोल का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी प्रस्तुत किया जा चुका है। अगला जो बिंदु रहेगा इसी अध्याय का, यानी यह अध्याय 4 अलग अलग टुकड़ों में चलेगा, उसमें से पहला है मानव भूगोल की जर्मन विचारधारा। वो हम अगले एपिसोड में प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।